दयानंद विहार रामनगर एक्सटेंशन के मोहल्ला क्लिनिक बंद, इलाज के लिए पहुंचे मरीजों ने जताई नाराजगी। लोगों ने कहा मोहल्ला क्लिनिक ही हमारा सहारा था। शादरा में जगन्नाथ मंदिर में चोरी का नहीं मिला सुराग, चांदी के मुकुट और दानपेटी से हजारों रुपए गायब। सीसीटीवी में कैद हुए चोर, फिर भी पुलिस की पकड़ से बाहर। लोनी के नशा मुक्ति केंद्र में युवक की पिटाई से मौत। विश्वासनगर निवासी युवक था 3 साल से नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती। मौत के बाद आरोपी दीपक हुआ फरार। शादरा पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाया स्नैचिंग का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल, सिम कार्ड और स्कूटी बरामद। भगवान गणेश के प्रिय मोदक की बाजारों में बड़ी मांग। शादरा की मिठाइयों की दुकानों में कई वैरायटी के मोदक उपलब्ध। ग्राहकों को भा रहे नए नए फ्लेवर के मोदक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली सरकार ने 31 और मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। इनमें पूर्वी दिल्ली के 3 मोहल्ला क्लिनिक भी शामिल है, दयानंद विहार, रामनगर एक्सटेंशन और नंद नगरी। बिना पूर्व सूचना के जारी किए इस आदेश से डॉक्टर और कर्मचारी परेशान है। हमारे संवाददाता ने दयानंद विहार मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लिया, जहां पर मरीज नियमित रूप से इलाज कराने पहुंचे थे। जब उन्हें क्लिनिक बंद होने की जानकारी मिली तो उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि इससे उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक उनकी रोजमर्रा की स्वास्थ्य जरूरतों का सहारा है और सरकार का ये कदम जनता के लिए कठिनाइयां खड़ी करेगा। देखो जी, पब्लिक जो आ रही थी, जो यहाँ की मेडिकल सुविधा ले रही थी यहाँ से, उसको तो असुविधा होगी, असुविधाएं बढ़ेंगी पब्लिक के लिए। ये पहले खोला क्यों था पब्लिक के लिए? जब खोला था तो अब खुला रहना ये चाहिए था। बीजेपी की ये थी कि ये इसको चलाते, एवरेज से 20-22 लोग रोज आते थे। ठीक है जी। अब ये जब से बंद हुआ है, लोग खाली जा रहे हैं, ब्लैंक जा रहे हैं। दे आर नॉट अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटी फ्रॉम आवर ऑफिस। दिल्ली सरकार ने 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें से यमुना पार्क के 3 जो है मोहल्ला क्लिनिक के बंद करने का आदेश है। और इस वक्त हम एक मोहल्ला क्लिनिक में है, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं। भले ही सरकार ने आदेश दे दिए हैं, लेकिन ये मोहल्ला क्लिनिक जो है चल रहा है। यहाँ पर कुछ पेशेंट्स भी आए हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि स्टाफ कम है, डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। और जब हमने बातचीत करने की कोशिश करी तो इन्होंने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली में अगर यमुना पार्क की बात की जाए तो 3 मोहल्ला क्लिनिक है, जिसमें से दयानंद विहार, आनंद विहार ये एक साइड पे है। जो अगर बात की जाए तो दिल्ली जल बोर्ड की ज़मीन पर यह मोहल्ला क्लिनिक को स्थापित किया गया था। और जब हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश करी तो इन्होंने बात करने से मना कर दिया। गोकुलपुरी में भी मोहल्ला क्लिनिक है, रोड नंबर 68 नियर ROB टूवर्ड्स नंद नगरी। इसको भी जो है लिस्ट में नाम डाला गया है। वहीं रामनगर एक्सटेंशन में भी जो है आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कहा जा सकता है कि इनके मन में अभी तक ये संशय बना हुआ है कि अगर ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो रहे हैं तो हमारी नौकरी बचेगी या फिर हमें कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल हम दयानंद विहार के मोहल्ला क्लिनिक के बाहर मौजूद हैं। लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर उनका इलाज भी चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होता है या नहीं है, तो बात का विषय है। लेकिन लिस्ट में इस मोहल्ला क्लिनिक का नाम भी शामिल किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल, दिल्ली। शादरा में झुलमिल कॉलोनी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में बीते शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे 2 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर से चांदी के मुकुट, भगवान की मूर्तियों पर चढ़ा चांदी का मुख
और दानपेटी में रखी हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी मंदिर में कई बार चोरी हो चुकी है, लेकिन अब तक ना तो कोई चोर पकड़ा गया और ना ही चोरी हुआ सामान वापस मिला। इस बार भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी गई जिसमें चोरों की तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन फिर भी अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुजारी ने बताया कि कई बार पुलिस से स्थायी चौकी या गश्त बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन पुलिस सिर्फ कुछ दिन के लिए गश्त लगाकर चली जाती है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। चोरी हुए सामान की कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुजारी ने बताया कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों पर चढ़ाए गए चांदी के मुकुट और बाकी चांदी के सामान विशेष रूप से उड़ीसा से बनवाकर मंगवाया गया था, जिससे दोबारा बनवाना बहुत मुश्किल और महंगा है। उन्होंने मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की अपील भी की है। मामला गया तो चोरी तो हुआ। जैसे सुबह मैंने उठा, मंदिर खोलने आया 4:30 बजे, देखा तो पहला ये मेन गेट का कुंडी टूटा हुआ ताला। फिर जैसे एंट्री मैंने अंदर किया तो देखा तो पूरा मंदिर का मतलब दान बैग से उठा के ले आए बाहर। मंदिर में भगवान जी का मुकुट नहीं है। फिर मैं तो डर गया, फिर मैं बाहर आके बैठने बाद फिर मंदिर कमेटी को मैंने फ़ोन करके बताया सब कुछ। अच्छा। कि ऐसे ऐसे मंदिर में ये हादसा हुआ। तकरीबन कितने मुकुट थे और किस चीज़ के? चांदी के, सोने के? चांदी के थे। एक माता लक्ष्मी का सोने की था, जो चांदी का था वो भारी था, मुकुट सारी था, उससे सोने का प्लेट चढ़ा हुआ था। अच्छा। और 4 गई चांदी की गिलास और बाकी दो दान पेटी तोड़ के ले गए पैसा। तकरीबन कितना सामान रहा होगा दान पेटी में? कितना दान पेटी तो ऐसे कह नहीं सकते, हो सके 20,000 से ऊपर हो, हम ऐसे कह नहीं सकते। अभी महीना 1.5 महीना वो खुला नहीं था दान पेटी। अभी गणेश चतुर्थी था, उसमें भी बहुत काफ़ी सारे लोग आए थे, उसमें पैसा भी ज़्यादा होगा, हम तो अंदाज़ा नहीं कर सकते। कम से कम 20,000 से ऊपर होगा। और मुकुट तकरीबन कितने के होंगे? मुकुट का कम से कम नाने के तो 12-15 लाख के आसपास होगा। व्यवस्था करना चाहिए। जो 4-5 बार चोरी हो गया तो व्यवस्था, अभी तक तो व्यवस्था चल रहा है अंदर। अभी आगे लग क्या होगा हमको तो इतना पता नहीं ना। कमेटी के जो लोग हैं वो क्या इसमें विचार कर रहे हैं अभी होने के लिए? वो विचार तो चल रहा है, करेंगे, लेकिन आगे लग क्या होगा वो तो करने वाला है ना। तकरीबन कितने लाख की चोरी हो चुकी है अभी तक? कम से कम 15-20 तक। 15-20 लाख? अच्छा, तो क्या लग रहा है जो चोर नजर आ रहे हैं अभी, तो वो तो उनके हाथ में ना, पुलिस के हाथ में, पुलिस जो पकड़ेंगे। इस बार अगर कोशिश करें तो कार्रवाई कर रही है पुलिस या नहीं? कार्रवाई तो आते देखते जाते कि हाँ कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर की शंकर गली से एक दुखद मामला सामने आया है। परिवार का कहना है कि उनका 27 साल का बेटा पिछले करीब 3 साल से लोनी के एक नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के लिए भर्ती था। हिमांशु नशे का आदी हो गया था, इसलिए परिवार ने उसे बेहतर जीवन के लिए वहां भेजा था। परिवार ने आरोप लगाया कि नशा मुक्ति केंद्र के मालिक दीपक ने उनके बेटे हिमांशु के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। वहां साथ रहने वाले बाकी लोगों ने भी बताया कि दीपक आए दिन सभी के साथ मारपीट करता था और गाली गलौज करता था। घटना वाले दिन मृतक ने दूध की मलाई खा ली थी, जिससे नाराज होकर दीपक ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। आरोप है कि उसने आंखों और शरीर पर बहुत मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दीपक युवक को एक निजी अस्पताल ले गया, लेकिन जब उसे पता चला कि वह मर चुका है तो वह उसे जीटीबी अस्पताल में छोड़कर भाग गया। नशा मुक्ति केंद्र में रह रहे बाकी युवकों ने भी बताया कि उनके साथ भी मारपीट होती थी, जिससे उन्हें कई जगहों पर चोटें आई हैं। कई लोग डर के कारण केंद्र से भाग चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। आरोपी दीपक की तलाश की जा रही है। अब ये लोग बता रहे हैं उससे पहले भी 2 दिन पहले मार के बिठाया हुआ था। उसके बाद में 20 तारीख को फिर मारा और जरा सी मलाई खाने के लिए मारा है। चीनी और मलाई खा ली, गर्दन पे पैर रख के उसके गांठ में घूंसे बजाए। क्या नाम? हिमांशु शर्मा। कितनी उम्र थी? 27 साल का, भी अब मार्च में पूरा हुआ था। विश्वास नगर 10/71। भैया बहुत बुरी तरीके से करंट लगा के भी मारा है। करंट भी लगाया है, बुरी तरह से मारा है मेरे भाई को। इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ। उस दीपक को ढूंढ के लाना है। मैं से पूछती थी, कहता है ठीक है, लेकिन जब यहाँ आता था, हमारे कभी घर पे आता था तो कहता था मैं नहीं जाऊंगा। गंदगी साफ करवाते थे, वहाँ पे घातों से गंदगी साफ करवाते थे। ठीक है, बेरहमी से मारता था 3 साल से। अभी 20 तारीख की बात है, 11:30 से 1 बजे की वीडियो थी। उसे बहुत मारा सिर्फ मलाई के चक्कर में। और जी वहाँ का ओनर
बहुत मारता था। किस चीज़ का अपना सेंटर था ये? रिहैब सेंटर नशा मुक्ति केंद्र कहाँ पर? जी लोनी में। आप कितने साल से थे? जी मैं वहाँ पे अभी पहले 4 साल भी काट के आया हूँ, फिर 1.5 साल भी काटा था और अभी मुझे 2 महीने हुए थे सर। अच्छा, जितने लोग ये सारे खड़े सब वहीं से आए हैं? सारे हम सब वहीं से आए। उसके पूरे शरीर पे जख्म थे, कम से कम 150-200 लड़ मारे उसके। और सिर्फ गलती कुछ नहीं थी इसकी, लोंडे की, हिमांशु की। सिर्फ थोड़ी चीनी खाई थी और थोड़ी सी वो खाई थी मलाई, बस फ्रिज में से निकाल गया। कह रहा भाई मेरा मन कर रहा है खा लूँ, तो हम सब भाई साथ में आते थे, हमने खा ले। तो दीपक को पता लग गई इस बात के ऊपर, उसे मारते मारते उसने दम तोड़ दिया मानसू ने। 7 महीने हो गए मेरे को रहते हुए। ये 18 महीने से रहा लड़का, और उस लड़के के साथ में बहुत ही गलत करता था। जब मर्जी उसको मारना पीटना, जब भी उसको फ्रस्ट्रेशन होती थी वो उस लड़के पे निकालता था। हिमांशु के नाम का लड़का जो हुआ है ना, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसको मारना, पीठ पे मारना, पेट में उसकी दांतें फट रही है, आँख गर्दन पे पैर रख के आँख पे घूंसे बजा रहा है, मुंह पे लठ बजा रहा है, लात मार रहा है। कहीं जुआ बुआ रख के आ जाता था तो अंदर आके पेशेंटों पे क्या कहते खुंदक निकालता था अपने। उसका कुछ काम नहीं है, लड़कियों को बुलाना और क्या कहते इस्तेमाल करना और जुआ खेलना रातों को, और बंद शादरा में काम पर जा रही एक महिला से 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने मोबाइल फोन छीन लिया। इस मामले में शादरा थाने में FIR दर्ज की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए SI अजय तोमर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज की जांच की, जिसमें आरोपियों को स्कूटी पर भागते हुए देखा गया। जांच के दौरान स्कूटी का नंबर पता चला, जो मोहम्मद नदीम अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड था। पूछताछ में पता चला कि स्कूटी उसके परिचित मोहम्मद राशिद ने ली थी। पुलिस ने मोहम्मद राशिद और उसके साथी फैजल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से छीना हुआ मोबाइल, सिम कार्ड और स्कूटी बरामद की गई। दोनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। मामले में आगे की जांच की जा रही है। इन दिनों पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है। इस खास मौके पर भगवान गणेश को चढ़ाने वाले प्रिय प्रसाद मोदक की बाजारों में खूब खरीदारी हो रही है। शादरा इलाके की मिठाइयों की दुकानों पर मोदक की कई तरह की वैरायटी देखी गई। दुकानदारों ने बताया कि उनके पास 15 से भी ज्यादा तरह के मोदक उपलब्ध हैं। इनमें पान मोदक, चॉकलेट मोदक, बेसन मोदक, मूंग दाल मोदक, खोया मोदक, नारियल मोदक, आइसक्रीम मोदक और मोतीचूर मोदक जैसे खास विकल्प शामिल हैं। इनकी कीमतें 450 रुपए से शुरू होकर 850 रुपए प्रति किलो तक है। ग्राहकों का कहना है कि इस बार बाजार में मोदक की काफी वैरायटी मिल रही है, जो स्वाद में भी अच्छे हैं और देखने में भी आकर्षक लगते हैं। गणेश उत्सव पर भगवान गणेश को प्रिय मोदक चढ़ाने के साथ लोग खुद भी इसका आनंद ले रहे हैं। वैरायटी काफ़ी तरह की है, 15-16 वैरायटी है, जिसमें मोतीचूर मोदक है, जोधपुरी मोदक है, खोया बेसन मोदक है, खोए का मोदक है, पान मोदक है, केसर मोदक है, चॉकलेट मोदक है, आइसक्रीम मोदक है, ड्राई फ्रूट मोदक है, चावल मोदक है, सारे बिकते हैं। नहीं, हमारे तो देखो सारे ही फ्लेवर बढ़िया हैं और लोग बात सभी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। 480 रुपये से लेकर 800 रुपये किलो तक है। तो ऐसा लगता है लोगों को महंगा है, कहीं ना कहीं तो लोग कम खरीदते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वैरायटी के हिसाब से महंगा नहीं है, सभी कुछ चलता है। प्रसाद के पर्पज से बूंदी भी चलती है, बर्फी भी चलती है, पेड़ा भी चलता है, लेकिन मोदक थोड़ा ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। और लेकिन अब गणेश उत्सव में पहले वाली बात नहीं रह गई है। पहले लोग बात 11 दिन के लिए गणेश जी उठाया करते थे, अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। 11 दिन की जगह उन्होंने किसी ने 3 दिन का कर दिया, किसी ने 5 दिन का कर दिया। मोदक हमारे पास खोए के हैं, नारियल के हैं, चॉकलेट के हैं, बेसन के हैं, ड्राई फ्रूट के हैं, क्या नाम है, पंजीरी के हैं। रेट क्या है? रेट क्या है? सेल कौन सा कर रहे हो? सेल सारी हो रही है। रेट 520, 480, 800, 900 काजू वाले हैं। मार्केट में तो देखो अब गणेश जी का उत्सव बहुत बढ़िया चल रहा है और सबके मतलब सब कोई चाह रहा है कि गणेश जी का वो करे खूब अच्छे से। और उत्सव के लिए तो गणेश जी के लिए जो मोदक होते हैं, अपने घी के लड्डू जो उनके बनाते हैं मोदक, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। जैसे कि हमारे हीरालाल जी के पास मशहूर, रामचंद्र जी के पास मशहूर जो मोदक है। और गणेश जी उत्सव को लेकर बहुत ज़्यादा धूम मच रही है पूरे दिल्ली। मार्केट में मोदक? हाँ जी बिल्कुल, खोए की और नारियल की और बूंदी की कई तरीके से, मोटी बूंदी की सब तरीके से बहुत अच्छी तरीके से है।
पूर्वी जिले की पांडव नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक व्यक्ति को 214 ग्राम गांजा और 1700 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद सादाब के रूप में हुई है। पुलिस टीम को गश्त के दौरान एक गुप्त सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी के पास से 77 पुड़ियों में पैक गांजा बरामद किया गया, जिसका कुल वजन 214 ग्राम था। उसके पास से 1700 रुपए नगद भी मिले। इस संबंध में थाना पांडव नगर में एनडीपीएस अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच जारी है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मजदूरी और रिक्शा चलाकर जीवन यापन करता है, लेकिन ज्यादा कमाई के लिए नशे के कारोबार में जुड़ गया था। पुलिस अब उसके सप्लायर और नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात अपराधी और कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से 7 चोरी के मोबाइल फोन, पीड़ित का हैंडबैग, पहचान पत्र और वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। इस कार्रवाई से 3 आपराधिक मामलों का खुलासा हुआ है। ज्योति नगर इलाके में 59 वर्षीय स्कूल टीचर से कैश, मोबाइल और दस्तावेजों से भरा हैंडबैग छीना गया। इस संबंध में थाना ज्योति नगर में मामला दर्ज किया गया। एसएचओ ज्योति नगर के नेतृत्व और एसीपी दीपक चंद्रा की निगरानी में बनी टीम ने सीसीटीवी फुटेज और सूत्रों की मदद से आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान आमिर खान के रूप में हुई। उसके कब्जे से चोरी का एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जो भजनपुरा थाने के केस में चोरी किया गया था। पूछताछ में आमिर ने वारदात की बात कबूल की और बताया कि बाकी चोरी के मोबाइल उसने कबाड़ी को बेच दिए। इसके बाद पुलिस ने रेड कर जुबेर को वेलकम से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, जिनमें पीड़िता का छीना हुआ फोन भी शामिल था। पुलिस जांच में सामने आया कि आमिर थाना दयालपुर का भगोड़ा है और उस पर पहले से ही 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें झपटमारी, चोरी और आर्म्स एक्ट शामिल है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश और कई जगह बादल फटने के बाद अब दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आज हथनी कुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी दिल्ली की ओर छोड़ा गया है, जिससे आशंका है कि दिल्ली में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर लगातार हथनी कुंड बैराज से इसी तरह भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया तो 2023 जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 2023 में यमुना का जलस्तर 208 मीटर को पार कर गया था और आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया था। हालांकि ये जलस्तर अभी तक का सबसे ज्यादा मापा गया जलस्तर है। इसी बीच स्थिति को ध्यान में रखते हुए फ्लड कंट्रोल विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। पूर्वी दिल्ली स्थित फ्लड कंट्रोल रूम के इंचार्ज संदीप यादव ने बताया कि प्रशासन हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली की सीएम और बाढ़ और सिंचाई विभाग मंत्री खुद इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी तैयारियां हर तरह से पूर्ण हैं और अभी हमारा जो लेटेस्ट 11 बजे का था लेवल वो 204.88 था। और ये एक्सपेक्टेड है कि आज रात को शायद काफ़ी बढ़ जाए। कारण उसका यही है कि जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड में और हिमाचल में, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बारिश हुई है, तो कैचमेंट एरियाज़ और जो सब्सिडियरीज़ हैं उससे पानी की मात्रा काफ़ी आ गई है, तो उसी की वजह से ही पानी बढ़ने की उम्मीद है। लगभग कितना पॉइंट? देखिए, ये हम एक अंदाजे से ही कह सकते हैं, बट इट विल गो बियॉन्ड टू 205.5 से ऊपर तो चला जाएगा। अच्छा, 2023 के मुकाबले क्या अतिरिक्त तैयारियां प्रशासन ने, सिंचाई विभाग ने, अदर डिपार्टमेंट ने की होगी, खासतौर से यमुना के जलस्तर को लेकर? 2023 के मुकाबले हमने बहुत अच्छी तरह तैयारियां की हैं और इसमें हमारी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि सीएम मैडम इसमें खुद मॉनिटर कर रही हैं, मंत्री जी भी इसमें मॉनिटर कर रहे हैं। सीएम मैडम और मंत्री जी दोनों ही यहाँ कंट्रोल रूम पे भी आए हैं और फिर ड्रेन नंबर 12 वहाँ पे भी जाके देखा है, बोट क्लब को भी देखा है। तो हर दिन इस चीज़ का वो संज्ञान ले रहे हैं
और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, डीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं, इस पर पूरी तरह से ध्यान रखे हुए हैं। जैसे ही पानी बढ़ेगा तो जो भी एक्शन रिक्वायर्ड होगा वो लिया जाएगा। जल स्तर से अगर कोई प्रभावित होता है उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी की गई होगी प्रशासन की तरफ से? हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज टेंट्स लगाए हैं और वहाँ पे एवैक्यूएशन के बाद उनको रखा जाएगा। वहाँ पे उनके खाने पीने का भी प्रबंध किया है और पानी का है, और जो भी है हेल्थ का, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी रहेंगे। उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और उनके मवेशी जो होंगे उसके लिए भी हमने अलग से। दिल्ली सरकार ने इस साल दिल्ली के व्यापारियों की दिवाली को और खास बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि साल 2019 से लंबित जीएसटी रिफंड दिवाली से पहले अदा कर दिया जाएगा। हमारे संवाददाता से बात करते हुए कारोबारियों ने इस फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि सीएम का ये निर्णय व्यापारियों के हित में है। दिवाली से पहले अगर जीएसटी रिफंड मिल जाएगा तो इससे बड़ी राहत और खुशी की बात नहीं हो सकती। इससे त्योहारी सीजन में कारोबार को सहारा मिलेगा और पूंजी की दिक्कत भी कम होगी। दिवाली से पहले जो जीएसटी का रिफंड दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में दीपावली का पर्व एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कई लाख व्यापारी जिनका सन 2019 से जीएसटी रिफंड जो है पेंडिंग पड़ा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा करना कि जिन व्यापारियों का जीएसटी रिफंड अभी तक नहीं मिला और दीपावली के अवसर पर उनको रिफंड दिया जाएगा, दिवाली से पहले दिया जाएगा, जिसमें कि कमिश्नर नंदिनी पालीवाल और वे वित्त सचिव, उनके द्वारा जब बैठक हुई उस बैठक में उन्होंने भी स्वीकृति दी। ये हम व्यापारियों के लिए बहुत हर्षोल्लास की बात है। इससे व्यापार का उन्नति भी होगी और दिवाली सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। चाहे हम व्यापारी हैं, हम भी अपने एम्प्लॉइज़ को बोनस देते हैं, वो अपने परिवार में पूर्ण रूप से दिवाली मनाते हैं। इस तरीके से ये तोहफा जो मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें मिला है व्यापारियों को, ये बड़ा ही सराहनीय है। अगर जीएसटी क्यों कम कर दें या वापस कर दें तो इसमें बहुत लोग दायरे में आ जाएंगे। लोगों का सरकार पर बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। विश्वास बढ़ेगा तो हमारे मैक्सिमम लोग जीएसटी पे करेंगे। जीएसटी पे करेंगे तो देश का विकास होगा। जब देश का विकास होगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा तो बहुत अच्छी तरह। नहीं, ये तो उनका अच्छा कदम है और ये जनता के हित में है और ये होना चाहिए था। पहले भी जनता इस बोझ से दबी हुई थी, क्योंकि जो रोज़मर्रा की चीज़ है, कोई चीज़ 10 रुपये की आती है, उसमें तुम 18% टैक्स लगाते हो, डबल में हो जाती है, तो जोर किस पर आम जनता पे पड़ता है। और जिस हिसाब से हम लोग 5%, 12%, 18%, 24%, 40% जीएसटी है, अगर ये हमारे खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर कम होता है जो रोज़मर्रा परिवार में यूज़ होती हैं, तो बहुत खुशी की बात। दिल्ली सरकार ने यात्रियों और राहगीरों की सुविधा के लिए फुटओवर ब्रिज बनाए थे, लेकिन आनंद विहार के फुटओवर ब्रिज पर भारी अतिक्रमण की समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ फुटओवर ब्रिज पर दुकानदारों और ठेलों के कब्जों के कारण लोगों को चलना तक मुश्किल हो रहा है। यात्रियों का कहना है कि रोजाना अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी मुशक्कत करनी पड़ती है। खासकर भीड़भाड़ के समय बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर फुटओवर ब्रिज से अतिक्रमण हटाए ताकि लोगों को सुरक्षित और सहज आवागमन की सुविधा मिल सके। मैं पहले इस फुटओवर ब्रिज के बारे में बताऊं। ये वो फुटओवर ब्रिज है जिस फुटओवर ब्रिज पे रोज डेली 5 से 8 लाख आदमी निकलता है। इस पूरे दिल्ली के अंदर ऐसा फुटओवर ब्रिज नहीं मिलेगा आपको जो इतनी बड़ी संख्या में निकलते हैं। चाहे आईटीओ चले जाइए, चाहे आप दरियागंज चले जाइए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ वो नहीं मिलेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने देखा है अतिक्रमण को लेके, ये 16-17 फुट का जो है मात्र कितना 8 फुट 10 फुट रह गया छोड़ के अतिक्रमण को लेके। ये आज 5-7 साल से अतिक्रमण क्यों हो रहा है? क्या पुलिस की निगाह नहीं है इस पर? क्या एमसीडी को नहीं पता? किसी कमिश्नर को नहीं पता? क्या आते नहीं है? 26 जनवरी 15 अगस्त सब जगह सर्वे होता है और सारे अधिकारी आते हैं। यहाँ 4 मेट्रो स्टेशन दे दिए सरकार ने, 2 अंतर्राज्यीय बस अड्डे दे दिए, मगर ये जो जनता है गाय भैंस की तरह जो निकल रही है, इनकी कोई वो नहीं है सुध लेने वाला। 5 साल से बंद है सर। 5 साल। और इसके नीचे एक्सीलेटर के पास एकदम दुकान भी लगता है। अच्छा, दुकान तो यहाँ भी लग रही है, तो कितनी दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? दिक्कत तो होता है सर। मयूर विहार के श्री राम सभा मंदिर के प्रांगण में हिंदू परिषद और बजरंग दल समिति ने
सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद हुए। बता दें, आयोजन में धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि वे पिछले कई सालों से सुंदरकांड पाठ का आयोजन करते आ रहे हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर सुंदरकांड का पाठ पहली बार आयोजित किया गया। इतना ही नहीं, आयोजकों का कहना है कि अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद आगे भी इसी तरह के सुंदरकांड किए जाएंगे, जिससे हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जा सके। इस आयोजन में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी भी वर्चुअल रूप से सम्मिलित हुए और उन्होंने सुंदरकांड पाठ का महत्व और लोगों को ज्यादा से ज्यादा हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बताया कि अपनी व्यवस्था के कारण वह यहाँ पर मौजूद नहीं हो सके, लेकिन वैज्ञानिक दौर में आजकल कहीं भी पहुँचना मुश्किल नहीं है, इसलिए वर्चुअल तौर पर यानी कि लाइव आकर उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित किया और सुंदरकांड पाठ का महत्व लोगों को बताया। देश को बचाने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए हम दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंदिर जो आपके यहाँ पर पहुंचा है, आपको जगाने के लिए, आपकी जागृति के लिए और इस देश की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हमने आप तक पहुंचाया। गांव-गांव, गली-गली में सुंदरकांड मंदिर स्थापित होंगे तो हम बहुत भरोसे के साथ और दावे के साथ कह रहे हैं, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होकर के रहेगा। महाराज जी के द्वारा हमारे मंडल की ख्याति को देखते हुए और हमारे कार्य को देखते हुए दिल्ली के अंदर 170 सुंदरकांड पाठ होने हैं, जिसमें ये पहला और सबसे भव्य विशाल सुंदरकांड पाठ महाराज जी बागेश्वर के द्वारा, धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा हमारे को दिया गया, जिसको ये हमने आज इसको 31 तारीख को किया है। आयोजन बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, बहुत भव्य है। इससे ज़्यादा भव्य और क्या होगा। 2000 लोग इकट्ठे हैं और किसी सुंदरकांड पाठ में 2000 लोगों का इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के आने धीरेन्द्र शास्त्री जी का बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री वीरेन्द्र शास्त्री को लाइव आना था और वो लाइव आए हैं और 6 बजे से लेकर 6:45 बजे तक वो लाइव रहे हैं। आज का जो ये आयोजन है, ये अपने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री के सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है। इसका जो हेतु है वो हेतु है हिंदू राष्ट्र बनाना भारत को। भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, इस सोच को लेके, इस संकल्प को लेके महाराज जी ने एक संकल्प लिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये कैसे बनाएंगे? तो जब सनातन प्रबल होगा, आगे बढ़ेगा, हिंदू जगेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भव्य लग रहा है। हमारी संस्था का हर महीने भी एक सुंदरकांड होता है पहले शनिवार को, तो उसी समय डिसाइड किया गया था कि इतना सुंदरकांड एक बार भव्य करवाएंगे। आगे तो हर महीने होते ही रहेंगे हमारे। आगे भगवान की इच्छा है, आगे लोगों की इच्छा है कि आगे भी ऐसे और इससे वो भव्य। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।